रेडा मैम, कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश की तैयारी बच्चों के साथ? हेलो सर, द प्रिपरेशन इज गोइंग फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक है जून 2026 की प्रिपरेशन को लेके और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं सेशंस को। यूट्यूब पे डेली मेरी जो क्लासेस आती हैं मॉर्निंग में 8:30 बजे शुरू हो जाती हैं और हम जो है अभी ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। अच्छा। और ब्रिटिश लिटरेचर में क्रोनोलॉजिकली वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जिससे स्टूडेंट्स को जो जैसे इंग्लिश लिटरेचर में ही होता है हाँ जी। कि मतलब मैंने सुना है कि इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का जो मतलब एक जो कवरेज है बहुत वास्ट है। यस यस। तो फिर कैसे मतलब कैसे मैनेज करते क्या? So sir, syllabus is like an ocean. It is vast. और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं इतने वास्ट सिलेबस से। So it is very important for us to move chronologically in a structured way. And for that you need the right guidance. कि आप जो है एक सही गाइडेंस में चलें। तो अब बच्चों का कैसे क्या प्रिपरेशन वगैरह के लिए जून के 2026 के लिए कैसे हम लोग किस तरह से और स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि इस बार मैम मज़ा आ जाए अगर हमारा सिलेक्शन पिछले बार से डबल ट्रिपल हो जाए। मतलब मेरा तो मन करता है कि सारे बच्चे जेआरएफ निकले उत्कर्ष से, ऐसी इच्छा है मैम। So for that I believe it is a two-way process. What we can do from our end is that put in the best foot forward, teach students the right material. जो in depth से हमारे अब questions आ रहे हैं, I think जो paper pattern है, जो syllabus है वो over the जैसे आपका past इंग्लिश few का years. इस बार जो पेपर आया इंग्लिश का, Yes. मतलब कंसीडरिंग द पेपर ऑफ जून 2025 एंड दिसंबर 2025 तो क्या देखा आपने चेंज और उसके हिसाब से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब जून 26 का पेपर कैसा हो? क्योंकि 25 का पेपर जून का तो बहुत डिफिकल्ट आया था मैंने सुना है। सर फिर दिसंबर का थोड़ा सा चेंज हुआ। यस सर, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, जो हमारा जून 2025 का एग्जामिनेशन हुआ और जो हमारा अभी दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा अभी जून 2025 का पेपर हुआ था, इट वाज स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट पेपर लगा और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दिसंबर 2025 में जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा मॉडरेट होगा, बट एग्जाम जून के ही पैटर्न पे आया, डिफिकल्ट आया। इनफैक्ट कट ऑफ और भी ज्यादा नीचे गई और नीचे गई। अच्छा, ये जैसे आपकी इंग्लिश लिटरेचर में ये मूवीज के अडैप्टेशंस होते हैं, ये इसमें क्या बच्चों को वास्तव में फायदा होता है इससे? बच्चे सर मैं मतलब क्या कैसे मतलब एक इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा शुड ही और शी वॉच दोस मूवी अडैप्टेशंस? सर मूवी अडैप्टेशन से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप होता है अच्छा लिटरेचर में। बट डू दे डू जस्टिस? यस दे डू जस्टिस। फॉर इंस्टेंस आई टेल यू, जो विशाल भारद्वाज हमारे डायरेक्टर हैं, सो ही इज मेकिंग मूवीज ऑन द अडैप्टेशंस ऑफ विलियम शेक्सपियर। जैसे कि आप हैमलेट मूवी जो है उसकी उन्होंने मूवी अडैप्टेशन बनाया है, हैदर, आपने देखी होगी, हाँ, बॉलीवुड मूवी। एक वो मैंने देखी थी मूवी, उसकी पंकज कपूर की थी। एक मूवी थी अभी रिसेंटली देखी मैंने, मूवी तो बहुत पुरानी है लेकिन मकबूल इट इज द अडैप्टेशन ऑफ मैकबेथ का बाय विलियम शेक्सपियर। हाँ, मुझे तो मतलब मकबूल पिक्चर देख के मजा आ गया, लेकिन मैंने मैकबेथ नहीं पढ़ी। अब मैं अगर एक स्टूडेंट और मैकबेथ भी पढ़ी हो तो मकबूल मूवी आप अगर देखेंगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उसके कैरेक्टर्स के साथ आप और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। क्या ये एक्चुअली जस्टिस करते हैं नॉवेल के साथ या ये कुछ अब उसमें मसाला डाल के चेंज कर देते हैं? सर देखिए, थोड़ा सा जो है डिविएशन और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको दिखेगा। यस, देयर इज सर्टेन डिफरेंस। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो विशाल भारद्वाज जो मूवी बनाते हैं वो इंडियन सेटिंग पे बनाते हैं। जो शेक्सपियर के जो सेटिंग्स है वो है स्कॉटलैंड की सेटिंग, यूके की। यहाँ पर इंडियन सेटिंग पे जो है प्लॉट वही सेम रहता है बट सेटिंग इंडियन रहती है। योगेश सर, रेफरेंस उसमें चेंज हो जाता है। योगेश सर एक बात बताओ, आपके ज्योग्राफी का क्या हाल है, क्या चल रहा है ज्योग्राफी का? सर देखो, जो आप अभी बात कर रहे थे ना कि जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल देखो सर, जैसे हम लोगों ने जब एग्जाम दिया नेट का, जीआरएफ का, जब क्वालिफाई किया तो उस टाइम कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था। तो अभी डे बाय डे कंपटीशन बहुत अच्छा हो रहा है और पेपर का लेवल भी धीरे धीरे आप देखेंगे तो वो अच्छा जा रहा है। जैसे जून 2025 का, और सर उनके पास रिसोर्सेज भी काफी अच्छे हो गए। सबसे बड़ी बात है सर कि आजकल का जो बच्चा है वो इतनी ज्यादा मेहनत करने लग गया कि आप देखिए कट ऑफ, पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ इस बार तो चलो कम थी, पिछली बार 242 242 और साइकोलॉजी की 248 मतलब 83%। 83% सर।
अरे सर, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट आपकी ज्योग्राफी की कट ऑफ का क्या? ज्योग्राफी की सर इस बार कट ऑफ जीआरएफ की आप देखेंगे तो 224 नंबर है, जो कि अभी तक हाईएस्ट है। पिछली बार 216 कट ऑफ थी, तो इसमें मतलब बढ़ रही है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है सर। और उसका मेजर कारण ये है कि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है अपने यूजीसी नेट में। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है योगेश सर, आप बताइए ना, नेगेटिव मार्किंग हमारे होनी चाहिए क्या यूजीसी में? नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या विचार है आपके? देखो सर, जैसे देखो बच्चों से बोलो तो बच्चे तो कहते हैं नहीं होनी, डराने वाली बात कि अगर कट ऑफ हाई जाने वाली है ना, जैसे लग रहा है कि जैसे सर की 242 गई है, हाँ। आगे भी कट ऑफ हाई जाएगी, तो मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग उस केस में आनी चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग। इससे कंपटीशन और फेयर ही होता है। सही बात मतलब बच्चों को, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मेरा ये भी तो सोचना है दोस्तों के यूजीसी नेट जैसा एग्जाम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एजुकेशन एग्जाम। मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी आपके एजुकेशन क्षेत्र में सबसे ऊंचा पोस्ट होती है, इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती। एसोसिएट भी बनते होते, यहीं से आगे की सीढ़ियां हैं जो तरक्की की सीढ़ियां हैं। वरना अगर आप देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है एजुकेशन फील्ड में, तो यू आर द सब्जेक्ट मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट। राइट सर। फिर आप सब्जेक्ट मास्टर हो तो आप तुक्का मार के कैसे आ सकते हो? आपको क्रीम होना चाहिए और वो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, और शायद ये नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आगे शायद ऐसा विचार हो भी सकता है कि प्लानिंग हो भी रही है कि भाई नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर भी दी जाए, और उसके लिए स्टूडेंट को भी डरने की नीड नहीं है, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को भी प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि 2017 में भी एक कमेटी बनी थी जिसमें जो सिलेबस है उसको अपडेट करने की बात हो रही है। हाँ। सिलेबस में थोड़ा सा एनईपी के हिसाब से चेंज लाएंगे, अपडेट भी करेंगे, कुछ नए यूनिट्स भी जुड़ जाएंगे। करा भी था 2017 में चेंज किया, पर 17 में पैटर्न चेंज हुआ था। अब ये क्या करेगी एचईसीआई, वो भी देखना हाँ, है। उसके हिसाब से भी चेंज हो सकती है। पेपर 1 में भी आपकी बड़ी यूनिट्स बढ़ सकती हैं, तो वो भी आपको भी तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। एचईसीआई के हिसाब से आपको लगता है कि चेंज होगा सिलेबस? सर अपडेट होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल अपडेट होगा या सिलेबस देखो थ्रू द चेंज नहीं होगा। ज्योग्राफी जो कोर ज्योग्राफी है उसको कैसे चेंज करेंगे? हाँ, पेपर 1 में ये हो सकता है कि कुछ रिसर्च बेस्ड और आ जाए, या फिर टीचिंग की स्किल लेके आ जाए। 2017 में जो इन्होंने सिलेबस चेंज किया उसमें हर यूनिट में पेपर 2 में एक रिसर्च यूनिट डाल दी। आपके ज्योग्राफी में भी है रिसर्च? अभी ज्योग्राफी में नहीं है, अभी नहीं। इंग्लिश लिटरेचर में तो है मैम, इंग्लिश में है, कॉमर्स में भी है, कॉमर्स में भी तो है। पेपर 2 में रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूनिट है ना, ज्योग्राफी में नहीं है। ज्योग्राफी में नहीं है। अच्छा, मैं सभी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी नहीं है, सभी सब्जेक्ट में नहीं है वो। सभी में, हाँ, सभी में इंग्लिश में है, कॉमर्स में है, साइकोलॉजी में है, पॉलिटिकल साइंस में है, एजुकेशन में लगभग 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 आपके उसमें ज्यादा आते हैं। पेपर 2 में इंग्लिश लिटरेचर में तो 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन हाँ, आ रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन पक्के। रिसर्च मेथोडोलॉजी सर एक ऐसी यूनिट है फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, 10 क्योंकि पेपर 1 में क्वेश्चन तो पक्के हैं, पढ़ ही रहे हैं और पेपर 2 में भी आ रहे हैं, तो इनपुट जितना है उससे ज्यादा आउटपुट है। आउटपुट है 10 क्वेश्चन 20 यूनिट नंबर। कंपैरेटिवली बाकी जो हमारी यूनिट कॉमर्स में आए 4 क्वेश्चन या अमेरिकन उनसे शॉर्ट यूनिट है, हाँ। इनपुट जो है उससे ज्यादा आउटपुट स्टूडेंट्स के लिए है। सर लॉजिकल भी है। हाँ। जब अगर आप एनईपी की बात कर रहे हैं, हाँ। और जब अपन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जब भी निकालते हैं, अपन बोलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, तो उसमें सबसे जो बेसिक जो पार्ट होता है ना, वो रिसर्च के ऊपर ही रहता है। रिसर्च बेस्ड ही आपकी रैंकिंग भी निकाली जाती है। चलो अभी के लिए नेट क्वालिफाई कर रहे हैं कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में रिसर्च को फोकस रखा जाएगा। और कोई भी सोसाइटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, डेवलप्ड मानेंगे, तो रिसर्च वाली सोसाइटी ही आगे जाएगी कोई भी। तो सर कॉमर्स में कैसा ट्रेंड है, तो आप बताइए। स्टूडेंट को काफी सारे, कई बार आपकी जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहते हैं वो मेरी क्लास में भी आ जाते हैं तो वो कंफ्यूज होकर मेरी क्लास में आ जाते हैं, और वो रुकते भी हैं कई बार 5-10 मिनट की सर ज्योग्राफी सीख लेते हैं तब तक। और दोनों ही स्टार्स हैं, दोनों ही डायमंड्स हैं। हाँ, तो कॉमर्स की अगर बात करें तो अभी कट ऑफ पहले से थोड़ी जर्नल की अगर देखें जीआरएफ की कम गई है, अब की बार 218 गई है जीआरएफ की कट ऑफ, और कम थी क्या? इससे ज्यादा थी पहले, लगभग 221 के आसपास थी। अच्छा, उल्टा कम हुई है। हाँ, कम हुई है जीआरएफ की कट ऑफ, और लगभग पेपर अब थोड़ा सा जो बना है ना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बना है। और जैसे कि हमने एनालिसिस भी करा, बच्चों से भी बात करी, तो पेपर जो आ रहा है वो पीवाईक्यूज बेस आ रहा है। यानी कि अगर मैं पेपर 1-2 दोनों का अगर लूँ 150 क्वेश्चन है, तो बच्चों से जो बात हुई तो हमारे कंटेंट में से लगभग 90%
है ना, ज्यादा तो मैं नहीं, मतलब जितना मैं बता पा रहा हूँ कि 90% हमारे कंटेंट में से, टीचर के आपके पढ़ाए हुए में से, मेरे पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं, 10% ऐसा पेपर आता है, वो आता भी है सर, आपको सबको पता है कि 10% पेपर ऐसा बनता है, हाँ, लेकिन 90% पेपर जो आ रहा है वो कंटेंट में से कवर हो रहा है, पीवाईक्यू में से कवर हो रहा है। हम लोगों को इस बार एक ऐसी भी एक मेरा सजेशन है आप लोगों से कि हम लोग को इस बार कुछ ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे बच्चे को, स्टूडेंट को इस बार हम इस तरह से एक मैसेज दें कि स्टूडेंट शुरुआत से ही पीवाईक्यू करना शुरू कर देता है। मेरे ख्याल से शुरू में ही पीवाईक्यू करने की बजाय पहले कंसेप्ट हम कर लें और फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज और फिर टेस्ट सीरीज और ये बच्चे जो हैं वो, जैसे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा गया पिछली बार भी उत्कर्ष का, इस बार भी बहुत अच्छा गया, इसको और आगे कैसे हम और बढ़ा कर सकते हैं, इस पे आज अपन चर्चा करते हैं कि अपन इस पे और क्या कर सकते हैं। इसमें मैंने सर सुधार करा है, क्योंकि देखो हम सीखते हैं, हम भी सीख ही रहे हैं, हम नया बैच जब भी बनाते हैं तो पुराने से हम नए में कुछ अपडेट करते हैं, और करना भी चाहिए। तो मैंने जो इसकी अब की बार चेंज करा है थोड़ा सा पैटर्न, मैंने यूनिट 1 कराई है, करा दी स्टार्ट, यूनिट 2 स्टार्ट करा दी, और मंडे से यूनिट 3 भी शुरू हो जाएगी, 3 यूनिट मैं चला रहा हूँ। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पहला तो मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद मैं क्लास में ही PDF का टेस्ट दे रहा हूँ, यानी कि जो हम पैनल पे पढ़ाते हैं वहाँ पे टेस्ट बना दिया 20 क्वेश्चन का, या तो डेली बना पा रहा हूँ तो डेली बना पा रहा हूँ कि आज जो भी टॉपिक हुआ, जैसे आज हम WTO पढ़ रहे हैं तो WTO का जितना टॉपिक हुआ उसमें से 10 क्वेश्चन मैंने लगा दिए, या फिर चैप्टर के एंड में 20 क्वेश्चन का मैंने जो UGC नेट का एग्जाम का लेवल का जो टेस्ट है वो बना के, इस तरह के चेंजेस मैंने भी इस बार किए। मैंने इस बार क्या किया सर कि जैसे एक यूनिट स्टार्ट की मैंने, अब यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दी, आधी यूनिट होने के बाद में उस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने ओरल भी पूछ लिए रोजाना, और फिर मैंने उनको कह दिया कि जैसे मंडे से सैटरडे आपका खत्म हुआ, संडे को एक टेस्ट होगा आपका, संडे को ऐप पर एक ऑनलाइन टेस्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट संडे को फिर उसके साथ क्यूमुलेट करके 15 दिन का, 21 दिन का, 28 दिन का, इस तरह से टेस्ट रख दिया। तो ये एक तो इस बार ये मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। थोड़ा मैं एक मिनट मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो एक तो वो टेस्ट मैंने रखा है, उसके बाद जैसे आप कह रहे थे पीवाईक्यूज आपका एक्सपीरियंस है एंड में कराओ, मैंने थोड़ा सा फील करा कि एंड में ना जो हमारा ऑनलाइन का जो बच्चा है ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लास्ट तक रुक नहीं रहा है बच्चा, यानी कि जो बच्चा जैसे मान लो कि 500 बच्चा आ गया तो वो लास्ट तक रुक नहीं रहा है। तो मैंने ये कहा कि सोचा कि अब की बार थोड़ा सा चेंजेस करो, तो मैंने टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज सर 2012 से लेके 2025 तक के WTO कराया, कराते ही टेस्ट लिया, एक टेस्ट मैंने ऑनलाइन लिया एप्लीकेशन पे, और साथ तीसरा मैंने उनको पीवाईक्यूज दे दिया करने के लिए। मैंने कहा अब ये कर लो, अगर कल कोई डाउट है तो क्लियर करेंगे। टॉपिक खत्म करते ही पीवाईक्यू, हाँ, और वो भी उसी टॉपिक के, वही मैं कर रहा हूँ, उसी टॉपिक यूनिट खत्म की, यूनिट खत्म करते उसके पीवाईक्यू। अपने जो UGC के एस्पिरेंट है ना सर, उसमें 2 कैटेगरी है। एक एस्पिरेंट ऐसे हैं कि जो फ्रेशर हैं, है ना, जो भी मास्टर्स में है, जो फाइनल ईयर में है, और कई बार ऐसा होता है कॉलेजेस में इतने अच्छे से सिलेबस नहीं करवाया जाता, वो अपने पास में आते हैं तो पूरा सीखते हैं, तो फ्रेशर हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि जो स्टूडेंट है रिपीटर है, किसी का नेट हो गया उसको JRF करना है, किसी ने PhD ओनली हो गया उसको वापस से देना है। तो भाई जो स्टूडेंट रिपीटर है उसको तो मैक्सिमम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। वो डायरेक्ट जाके डे फर्स्ट से ही अपना क्या करेगा कि टेस्ट सीरीज भी दे सकता, फुल लेंथ भी दे सकता है ना, क्योंकि उसने सिलेबस पढ़ा हुआ है। तो मैंने भी ऐसी 2 कैटेगरीज बनाई हैं, अपने स्टूडेंट को बोला है बाकायदा कि जो भी स्टूडेंट पहली बार सिलेबस पढ़ रहे हैं वो तो यूनिट वाइज पीवाईक्यू करें। मैं उनको बताता भाई ये यूनिट कंप्लीट हो गई है तो आप इसके पीवाईक्यू टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट रिपीटर हैं उनको मैंने बोला आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज आप ले ली है उत्कर्ष की, उसको डायरेक्ट टेस्ट दीजिए या फिर यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए। मैम आपका क्या बोलना है इस बारे? सर मैं सहमत हूँ आप सभी की बात से कि हमें जो हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है और उसी के साथ हमें अपने जो हमारा कंटेंट है उसको भी अपडेट करना है और अपना टीचिंग पैटर्न को भी हमें मॉडिफाई करना है और ज़्यादा डेप्थ में जाना है। तो इसी को लेके जैसे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे प्लेस होते हैं, तो हमारे क्या है कि कैरेक्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस UGC नेट में पूछे जाते हैं। अब डचेस ऑफ मैल्फी हम पढ़ते हैं, जॉन वेबस्टर का एक प्ले है, तो उसमें हम मेन कैरेक्टर्स ग्रीक एंड फ्रेंच है। तो सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो तीनों इंग्लिश में हाथ तंगे इंग्लिश लिटरेचर। तो सर उसमें जो हमारे मेजर कैरेक्टर्स है जैसे डचेस ऑफ मैल्फी, एंटोनियो,
शी फेल इन लव विद। तो ये मेजर कैरेक्टर्स तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पर इस बार क्वेश्चंस कहाँ से आए कि डचेस ऑफ मैल्फी की जो सर्वेंट है कैरियोला, वहां से कैरेक्टर्स पूछे, एंटोनियो के जो फ्रेंड है डेलियो, जो माइनर कैरेक्टर्स है। तो आप कैसे बच्चे इसको कैसे याद रखते हैं? मैं तो ये हैरान होता हूं। तो सर मैंने क्या किया है कि क्लास में हर एक जो हमारा मेजर प्ले है उनका फ्लो चार्ट हैंड रिटन जो है मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ, सिर्फ मेजर कैरेक्टर्स नहीं, माइनर कैरेक्टर्स के साथ, जिससे स्टूडेंट्स को ना विजुअल्स पता हो, और विजुअल्स के साथ में ज्यादा पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को। और सर जो भी हम जैसे कि मैं एंग्लो सैक्सन पढ़ा रही हूँ, एंग्लो नॉर्मन, जो भी एज कंप्लीट हुई है पेड बैचेस में, मैं YouTube पे उसका एक सेशन रिवीजन का रखती हूँ, और वहीं पे PYQs प्लस MCQs। मैम आपकी YouTube पे कितने बजे होती है क्लास? सर मेरी सुबह 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है। 8:30 बजे डेली। हाँ। और बैच की क्लास कितने बजे होती है? सर मेरी सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती है। सुबह 10 बजे बैच की क्लास होती है, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 o'clock in the morning, और एंड देन 1 to 2:30 in the afternoon। 1 to 2:30 in the afternoon। योगेश सर आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है? सर मेरा 9:30 YouTube के ऊपर क्लास है, और एप्लीकेशन की फिर 10:30 से, फिर उसके बाद 12:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। 10:30 और 12:30। हाँ। योगेश सर आपकी क्लास का टाइम क्या है? सर मेरा मंडे से थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में भी मैं कराता हूँ, तो मंडे से अब मेरा एक तो 8:30 बजे तो यूट्यूब पे हो जाएगा, 8:30 से 9 बजे तक। अच्छा। जिसमें मैं कॉन्सेप्ट कराता हूँ, सेल्फ जोन टेस्ट है मेरा, एक 5 क्वेश्चन मैं उसको बच्चे को करने के लिए देता हूँ, और PYQs भी मैं साथ में लगाता हूँ, मतलब तीनों चीजें कॉन्सेप्ट के साथ। बैच में सर मेरी एक 10 से 11 है, एक 11 से 12 है, फिर उसके बाद एक क्लास मेरी दिन में है, लगभग 2:30 से 3:30 के, मतलब 10 से 12 और 10 से 11 और 11 से 12 क्लास हो गई आपकी, 2:30 बजे। हाँ, एक 9 से 10 और एक 10 से 11। और मेरी पेपर 1 की क्लास होती है सर शाम को 4 से 5, और YouTube पर 5 से 6। तो ये इस क्यों ना ऐसा करें सर कि इस बार हम इन बच्चों के एक सिस्टमैटिक जैसे चल रही है, पर क्लासेस चल रही है, YouTube भी चल रहा है, पेपर 2 भी चल रहा है, पेपर 1 भी चल रहा है, तो इस पूरे सिस्टम के अलावा इन बच्चों को इतना ज्यादा काम रोजाना मिले कि ये एक सिस्टमैटिक उस पे होमवर्क की तरह, स्कूल होमवर्क की तरह उसे करते ही जाए। सर बिल्कुल क्लास में हम होमवर्क तो देते ही हैं स्टूडेंट्स को कि हमें जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पे ये रिवीजन करना है, या मैं तो बता देती हूँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है कोई अगर एनिमेटेड मूवी है या नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी है, तो मैं तो बोलती हूँ उसको देखकर मैं मुझसे तो बहुत दुखी है बच्चे, कहते हैं अनिल सर रोज इतना होमवर्क दे देते हो आप, हम परेशान हो गए आपसे। तो ये तो परेशान करना बहुत जरूरी है इनको, नहीं तो ये हमें लास्ट में मिठाई कैसे मिलेगी। और जरूरी भी है होमवर्क, बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना सर, उसमें 2-3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो बच्चा समरी नोट्स बनाए, बिल्कुल सही। एक तो मैं इनको बार बार बोलता हूँ, अनिल सर भी बोलते हैं, हमारी टीम बार बार बोलती है, पूरे डिटेल नोट्स नहीं बनाने, जितने फ्लो चार्ट का आप यूज कर सके, पॉइंट नोट्स कर सके, कोर पॉइंट क्लास में पढ़ाते हुए मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट इसको नोट करो। मेरे टाइम पर जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं फ्लैश कार्ड्स बनाता था सर, और वो पॉकेट में रखे, डायरीज में, पॉकेट में, मतलब हर जगह फ्लैश कार्ड्स होते थे मेरे पास, तो फ्लैश कार्ड से अच्छा रिवाइज हो जाता है। तो वो सेम ही इनको यही है कि अब तक तो स्टिकी नोट्स होते हैं ना सर, चिपकाने वाले कागज होते हैं, चीट नोट्स, वो स्टिकी नोट्स। मैं बताना चाहूंगी कि इस बार जो मैंने टॉपर स्टॉक किया था, तो उसमें एक हमारे स्टूडेंट, आपको बहुत बढ़िया लगा मुझे टॉपर स्टॉक, मजा आ गया सुन के। सर तो जिन्होंने क्रैक किया था UGC नेट एग्जाम, तो वो बता रहे थे कि वो भी आपकी तरह फ्लैश कार्ड्स रखते थे। अच्छा। इंग्लिश लिटरेचर के लिए, जिसमें वो हमारे कैरेक्टर्स और जो UGC नेट में वर्क्स होते हैं उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। हाँ। तो वो क्रोनोलॉजी के फ्लैश कार्ड्स रखते थे, निमोनिक ट्रिक याद किया, खाना खा रहे हैं या कभी फ्रेंड से मिलने गए, तो वो उसका यूज करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे क्या है, मैं बस में जाता था यूनिवर्सिटी, तो हमारे घर से बस चलती थी, तो उससे अब कई बार भीड़ में सीट नहीं मिली, खड़े खड़े वो फ्लैश कार्ड निकाल रहे उसको देख रहे हैं, अब वो सब टाइम भी पास हो गया, बाहर रिवाइज भी हो गया। हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। और छोटे छोटे निमोनिक्स लिख के स्टिकी नोट्स, उसमें किताब के हर पन्ने में स्टिकी नोट चिपका देते। मेरी किताब और कॉपीज देखोगे आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम की, तो उसकी किताब के पन्नों से ज्यादा स्टिकी नोट्स। सर निमोनिक्स का रोल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे ट्रिक्स और निमोनिक्स का क्या, पेपर 2 में इंग्लिश में तो बहुत है, पेपर 1 में मैं बताता हूँ उसका, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में, सुनना सर बड़ी मजेदार बात है, हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में एक ब्लूम की टेक्सोनोमी पढ़ाते हैं, सुना है आपने? अभी एनईपी में भी, एनईपी हमारी पूरी ब्लूम के जो रिवाइज टेक्सोनोमी है जिसे क्रैथहोल ने दिया था, उसकी पूरी एनईपी में भी वो पूरा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं हमारे देश में, अब वो उसी को फॉलो करती हैं।
वो पूरा यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस है। अब उसमें क्या है कि वो टेक्सोनोमी के स्टेप्स है ना बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप कॉग्निटिव वाला लेते हो तो उसमें अलग स्टेप्स हैं, अफेक्टिव वाली टीचिंग में अलग है, साइकोमोटर में अलग है। तो वो स्टेप्स बच्चा भूल जाता है बार बार। और यूजीसी एग्जाम क्या है, उसका सीक्वेंस भी पूछता है, स्टेप के नाम भी पूछता है, क्रोनोलॉजी पूछता है। तो एक दिन क्लास में एक बच्चे नया एडमिशन लिया और घुसते ही सबसे पहला सवाल यही पिछले वाले सेशन में, पिछले वाले कि सर ब्लूम की टेक्सोनोमी 12 भूल जाती हूँ मैं तो मुझे आज भी याद है। उस लड़की का नाम सुमन है, अब तो क्लियर हो गई नेट। मैंने कहा अच्छा सुमन एक सवाल पूछता हूँ आपसे, सब बच्चे सुनना। मैंने कहा सुमन आज सुमन का मूड बहुत खराब हो रहा है, तो मैंने सुमन से कहा सुमन कैसी है। मैंने बोर्ड पे लिख दिया K, C और A। मैंने कहा बच्चों पढ़ो क्या लिखा है। बच्चों ने कहा सर लिखा है KCA। मैं कहा जोर से पढ़ो KCA। मैं जल्दी पढ़ो KCA। तो मैंने कहा फ्लो में बन गया कैसी है, तो मैंने बोला कैसी है। तो सुमन ने क्या जवाब दिया, मैं कहा देखो बच्चों सुमन ने क्या जवाब दिया, आज इसका मूड बहुत खराब है। तो मैंने नीचे लिख दिया उसके ASE। मैं कहा इसको पढ़ो क्या लिखा है, ऐसी हूँ सर मैं, आज मेरा मूड खराब है, मैं ऐसी हूँ। अब K फॉर नॉलेज, C फॉर कॉम्प्रिहेंशन, A फॉर एप्लीकेशन, KCA। अच्छा ये 3 को क्यों तोड़ा, क्योंकि ये तीनों लोअर लेवल से। फिर SE एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये हायर लेवल से। तो ऐसी अब आप यकीन करेंगे वो बच्चों को आज पढ़ के गए हुए 8 महीने से ज्यादा हो गए, 1 साल से ज्यादा हो गया। उस दिन एक बच्चा YouTube पे नेट क्वालिफाई हो गया, फिर भी YouTube पे आया मेरी क्लास में, बोला अनिल सर मेरे को ऐसी याद आ रही थी आपकी, मैं आपकी क्लास लेने आ गई। बोलती है अनिल सर 1 साल पहले आपने सिखाया था, मुझे आज भी रटा हुआ कैसी है ऐसी, और मैं ब्लूम की टेक्सोनोमी यूं बता दूंगी। तो ये निमोनिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ क्रोनोलॉजी है, जहाँ वास्ट है, बहुत ज्यादा मैटर बहुत वास्ट है, वहाँ निमोनिक्स बहुत कम है। सर क्रोनो पे मैं भी बताना चाहूंगी कि इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा मजा आता है इसे सुनने में। सर जैसे जेन ऑस्टन के वर्क्स है, तो वो मैंने याद कराए दैट वो प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन की है ना। यस सर, उसकी मैंने एक वो देखी थी, इसकी मूवी भी है और एक वो हाँ सीरीज बनी थी, एपिसोड्स कुछ थे। ब्रिजटन एक सीरीज बनी है, तो वो एग्जैक्टली प्राइड एंड प्रेजुडिस पे नहीं है। उस टाइम जो रिजॉन्सी पीरियड था उसका पूरा बैकग्राउंड और हिस्ट्री जो है वो बताने के लिए एक नेटफ्लिक्स पे अगर आपको वो पूरा हाँ तो इट इज ब्रिजटन नेटफ्लिक्स पे द नेम ऑफ द सीरीज। यस इट इज बेस्ड ऑन द रिजॉन्सी पीरियड ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रॉम 1811 टू 1820। तो सर क्रोनोलॉजी पर आते हैं, तो क्रोनोलॉजी मैंने जेन ऑस्टन की कैसे याद कराई। सो जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्क्स है सर इंग्लिश लिटरेचर में, तो क्या होता है कि हमारे राइटर्स के 10, 12, 20 ओके 20 यस। सो ऑस्टन की हमने ऐसे याद की, शी सेंस्ड प्राइड इन हर मैन्स इमोशंस। शी सेंस्ड प्राइड। सो विद सेंस वी हैव सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ठीक है। विद प्राइड वी हैव प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। इन हर मैन्स इमोशंस, विद मैन्स वी हैव मैन्सफील्ड पार्क, विद इमोशंस वी हैव एमा। अरे वाह। So this is how 4 नाम याद हो गए फटाक से। और सिर्फ एक ही राइटर नहीं, ऐसे चार्ल्स डिकेंस है या फिर शेक्सपियर है, सबके मैंने इस तरीके से स्टूडेंट्स को याद करवा दिए। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स को अभी तक याद है, क्लास में आते हैं और आपके स्टूडेंट मेरी क्लास में आके यही तारीफ करते हैं, सर इंग्लिश में इतना बढ़िया हमारा, हम ऐसे बह जाते हैं मैम की क्लास में, बस फ्लो में पढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी ना टेक्नोलॉजी का भी जमाना है। अपन स्टिकी नोट्स यूज करते थे, चिट बनाते थे, कई बार वो चीटिंग के लिए 10% 20% करवाते थे। लेकिन पिछली बार वो स्टूडेंट एक JRF टॉपर बना, 4th रैंक उसकी आई, तो उसने बोला सर मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, तो जो अपने एप्लीकेशंस कई हैं उसमें नोट्स बनते हैं। तो उसने बोला कि मैंने जियोमॉर्फोलॉजी के अलग से नोट्स बना लिए, बुक्स बहुत सारी जियोग्राफी में हमारी पूछी जाती, थिंकर्स की इंग्लिश में भी पूछी जाती होंगी, तो उन सभी के नोट्स बना लिए। और जब भी टाइम मिलता है तो वो अपने ट्रैवलिंग में, आजकल तो सर टैब आ गए ना, बच्चे टैब का भी जमाना है, लेकिन कई टैब कर लिया, हाँ टैबलेट अपन सब यूज करने लग गए हैं। लेकिन स्टूडेंट का फोन तो बेसिक है, सब लोग रखते ही हैं, तो उसमें वो सारी चीजें यूज हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं तो सबसे पहले यही बोलता हूँ, भाई आप सिलेबस के ना 3 प्रिंट आउट निकालो। सही है। तो एक तो आप अपने जिस रूम में सोते हैं जहाँ पे अपने रूम में उसको चिपका दीजिए। सही बात। दूसरा जब आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो अपनी टेबल के सामने चिपका दीजिए, और एक बैग में रखिए, क्योंकि वो आपका बताता है कि भाई आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। पहली बात तो वहाँ से सेग्रीगेशन, यही बात मैंने भी इनको कह रखी है। मैंने कहा 10 यूनिट है ना, हर यूनिट का एक पन्ना निकलवा लो फोटोकॉपी सिलेबस की, और जैसे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के
कॉपी के सबसे पहले पन्ने में चले हुए उसको चिपका दीजिए। दूसरी चीज शॉर्ट नोट्स की बात ऐसी है कि सर सिलेबस इतना वास्ट है, 10 यूनिट इतनी है, पेपर 1 की भी है, तो स्टूडेंट खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स मैं तो खुद बोलता हूँ कि भाई एक काम करिए, एक टॉपिक को ना आप टारगेट बना दीजिए। मैंने पढ़ाया, आप उसको कैसे भी करके डायग्राम के साथ में और पॉइंटर के साथ में सिर्फ एक पेज में ही बनाना है, दूसरा जाएगा ही नहीं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। शॉर्ट नोट्स अपने आप बन जाएंगे। डायग्राम इज द कीवर्ड। हमारे ज्योग्राफी में डायग्राम का तो हमारे कम्युनिकेशन में कहते हैं सर कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिकेशन। जो चित्रों से आप सीखते हो वो शब्दों से नहीं सीखते। बिल्कुल सर। तो डायग्राम आपने बहुत अच्छी बात बोली सर। विजुअल्स का वो लंबे समय तक याद रहते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि जो चीज हम सिर्फ पढ़ते हैं उससे ज्यादा जो चीज हम देखते हैं वो हमें लॉन्गर रिटेंशन देती है। वो इसीलिए नॉन वर्बल उसी को बोलते हैं। जो चीज हम सुनते हैं वो भी सुनने के साथ विजुअल्स भी हम देख रहे हैं क्लास में, तो वो हमारा बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमें लंबे समय तक और एग्जाम के लिए लॉन्गर रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं क्लास में ऐसे ही कुछ पढ़ा रहा था, तो वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहा था, उसमें एक्शन रिसर्च होती है। तो उसमें मैंने एक एक्शन रिसर्च पे डेफिनेशन बनाई थी, ऑन द स्पॉट, फैसला ऑन द स्पॉट। तो मैंने कहा यार, मैंने एक मूवी देखी थी बॉबी देओल की, उसमें वो इंस्पेक्टर होता है और वो कहता है कि मुजरिम से कहता है कि नो FIR, नो एविडेंस, नो ट्रायल, फैसला ऑन द स्पॉट, तेरा फैसला यही करूंगा, उसको वही पीटता है। तो आपको पता है मैम, बैच में सारे बच्चे, सर उस मूवी का नाम ये था, बिच्छू था। मैंने कहा बदतमीजो, तुमको 10 साल पुरानी मूवी याद है और कल जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता तुम्हें? तो वही वाली बात आपकी, विजुअल से याद रहता है स्टोरी बना के। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जो मूवी एडाप्टेशंस है, जैसे कि सर मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि फ्रैंकेस्टीन एक मूवी है नेटफ्लिक्स पे जो ऑस्कर नॉमिनेटेड है, बड़ी फेमस ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी। तो उसको देखिए, मैरी शेली फ्रैंकेस्टीन जो जिन्होंने वो लिखी है। अच्छा, मैरी शेली पर है ये बनी है। सर मैरी शेली ने नोवेल ऑथर है। मैरी शेली ऑथर है, फ्रैंकेनस्टाइन के नोवेल है। यस। और उसमें ये जो मूवी एडाप्टेशन हमारा है और हम देखते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल मूवी है और जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं भी है। यस, रिसेंटली आई सॉ दैट, आज ही देख के आऊंगा। मैंने देखी नहीं। और सर मैं तो ऐसी सर आपको बहुत सारी जो है मूवीज बताऊं। प्लीज बताओ, मैं तो मूवीज का बहुत शौकीन हूँ। मैं तो मूवीज से ही ट्रिक्स बनाता हूँ, निमोनिक से मूवीज के बनाता हूँ। बिल्कुल। तो सर आप जैसे मैंने आपको बताई अभी हैदर हमारी जो मूवी, एक मकबूल मूवी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ओमकारा मूवी आप बिल्कुल ओमकारा भी देखी मैंने। ओमकारा किस पे बनी हुई है? ये ओथेलो पे बनी। ओथेलो पे, अच्छा। ओमकारा ओथेलो पे बनी है और मकबूल बनी है मैकबेथ पे। अच्छा, और हैदर इज ऑन हैमलेट। सर एक बड़ा कंफ्यूजन अभी रिसेंट में आता रहता है बार-बार में स्टूडेंट के बीच में भी, कि जैसे कोई राजस्थान का स्टूडेंट है, यूपी का है, या फिर एक नेशनल लेवल पे जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसके सामने कंफ्यूजन ये है कि घर वाले ये बोल रहे हैं कि भाई आपको ना जॉब लग के एक स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। गर्ल्स के लिए भी है, भाई आपको जल्दी जॉब लगेगी तो आपकी शादी भी करनी है बेटा, अब ये साल है, आखिरी है। नेट जो अपना एग्जाम है, जिस कैटेगरी में अपन पढ़ा रहे हैं, उसमें अपने लिए चैलेंज भी है ये चीज कि ये क्वालिफिकेशन दे रहा है। कुछ स्टूडेंट बीएड भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट नेट भी कर रहे हैं, चलो जेआरएफ हो गई तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट अभी क्या ट्रेंड में है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ऑप्शनल तो पढ़ लिया है। कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं कि उन्होंने ऑप्शनल पढ़ा लेकिन एग्जाम दिया, उनकी नेट क्वालिफाई हो गई। तो ये कंफ्यूजन है कि भाई एक तो इसमें बैलेंस कैसे बनाएं अपन, कि भाई एक तो अपनी जॉब की स्टेबिलिटी भी मिल जाए और इस एग्जाम के थ्रू अपन कैसे ये बैलेंस बना सकते हैं इस कैटेगरी। सर सुनिए, प्लीज आप सभी लोग इस पे अपना शेयर करें। मैं इस पे मेरा एक छोटी सी बात बताता हूँ। क्या होता है कि जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। और हम जब एक एम लेके चलते हैं, जैसे यूजीसी नेट की बात करते हैं, एक बच्चा जिसने मास्टर्स क्लियर किया और यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए वो खड़ा हो गया, एस्पिरेंट बन गया। मेरा ये मानना है कि अगर उसका टारगेट, मान लीजिए रिसर्च पे जाना है, जेआरएफ बनना है, या उसका टारगेट जॉब का है, तो सबसे पहले उसको डेडिकेटेडली अपने आप को 6 से 8 महीने देने चाहिए, जिसमें वो एक फुल फ्लेजेडली एक टारगेट बना के, यूजीसी नेट अगर उसका टारगेट है, यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करे, उसको दे सीरियसली। और उस दौरान, उस 6 से 8 महीने के दौरान, शुरुआत में इतना प्रेशर होता नहीं है, उस दौरान इतनी मेहनत करे कि वो जेआरएफ हो जाए।
अब JRF होना या नेट होने से रास्ते बहुत खुल जाते हैं, दरवाजे बहुत खुल जाते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरी चीज होती है कि जब आप नेट के लेवल की पढ़ाई करते हैं, जैसे भी आपने UPSC का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। जी सर। UPSC के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-2 साल 3-3 साल UPSC देते हैं। UPSC क्या है, बड़ा ऑब्लिवियन वाला एग्जाम है, बड़ा अनसर्टेन, बहुत अनसर्टेन बहुत ज्यादा है। तो लास्ट मोमेंट पे जाकर कॉन्फिडेंस आउट हो जाता है बच्चा। उस लेवल की पढ़ाई के बाद में ऑप्शनल की पढ़ाई करने से UGC नेट में उसको बहुत फायदा मिल जाता है। तो अब ये UGC नेट का एग्जाम देने के बाद में जब उसके दरवाजे खुलते हैं तो वो JRF जा सकता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, वो किसी PSU में रिसर्च असिस्टेंट की तरह से जॉब कर सकता है। आज हमारी एक स्टूडेंट थी पुरानी, और हमारे उत्कर्ष की ही कंटेंट राइटर है पूनम मैम, वो आज हमारे बीच आई थी स्टूडियो में, उनका मैंने उनसे चर्चा की थी, तो वो यही बता रही थी कि उनका JRF जब हुआ तो अब वो JRF करने गई है, तो वो 40,000 के आसपास उनका आ रहा है स्टाइपेंड। तो वो बोली कि JRF अगर मैं नहीं भी करती तो मेरे पास 3-4 दरवाजे खुले थे, मेरे पास ऑफर्स आने लग गए थे कि रिसर्च असिस्टेंट के तहत आजकल कंपनीज बहुत जॉब में। मेरा ये कहना है बच्चों के, मैं मेरे सभी बच्चों को संदेश दूंगा कि आप किसी एक छोटे लालच के लिए आप अपने मेन गोल को शुरू में त्यागने नहीं। यानी आप कई बार क्या होता है, आप 6 महीने की तैयारी करी, आपका नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म विजन, तो आप लॉन्ग टर्म विजन नहीं है आपका, 6 महीने की तैयारी करी, आपका नहीं हुआ, तो आपने कह दिया कि अब तो मैं जॉब करूंगा, घर का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है। उस प्रेशर को झेलते हुए आपको 6 महीना और अपने आप को देना चाहिए, 1 साल। सर योगेश सर, आपका क्या राय इसमें कि भाई UGC नेट के साथ में जॉब की स्टेबिलिटी को कैसे बैलेंस करे स्टूडेंट? देखो मैं तो सर की बात से भी सहमत हूँ बहुत हद तक, और कुछ ऐसे आ जाते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे अगर मैं अपनी बताऊँ तो सर मैं CA इंटरमीडिएट मैंने क्वालिफाई कर लिया था, मेरा गोल वही था CA का, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, तो मुझे फिर ड्रॉप करना पड़ा CA अपना, और फिर मैं इनकम अर्न करने यानी कि टीचिंग अपने प्रोफेशन में आ गया था 2010 में ही। तो मुझे लगता है बहुत सारे विद्यार्थी हैं ऐसे जिनको फाइनेंशियली सर दिक्कत है, मतलब वो आना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में उनको आना पड़ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी होगी, जैसे मेरे पे थी। बिल्कुल। अब ऐसे में वो चाहते हैं कि ग्रोथ हो लाइफ में, क्योंकि अगर हम आ गए फाइनेंशियल तो ग्रोथ चाहिए हमको और एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो विद्यार्थी क्या करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब नेट की तैयारी करते हैं तो उनके सामने अब ये समस्या आ जाती है, चैलेंजिंग है, क्योंकि 10 से 5 सर जॉब का टाइम हो जाता है। तो उसके बाद अब कैसे हम मैनेज करें चीज़ों को, ठीक है। तो वहाँ पे एक तो मेरा सजेशन तो यही है कि आपको एक प्लेटफॉर्म तो चुनना पड़ेगा, यानी कि एक आपको प्लेटफॉर्म जिसपे आपको सिस्टमैटिक पढ़ाई हो, जिसमें सिस्टमैटिक पढ़ाई। अगर वो विद्यार्थी खुद ढूंढने लग गया कि यार पहले सिलेबस लेते हैं, फिर बुक्स मार्केट से, YouTube के भरोसे यहाँ से कुछ देख लिया, यहाँ से कुछ देख लिया, ठीक है, वो रास्ता भी है सर, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, वो लंबा रास्ता है। वो अगर आप किसी टीम पे भरोसा करते हैं, एक स्ट्रक्चर वे पे, सिस्टम पे भरोसा करते हैं कि हाँ यार यहाँ से बच्चे सेटिस्फाई है, फीडबैक ले ली है, उसके बाद अगर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आपको देखो बेनिफिट क्या होगा, आपके पास समय क्या है, एक तो सुबह 2 घंटे है, बिल्कुल सही बात है ना, और एक ऑफिस के आने के बाद रेस्ट करने के बाद 2 घंटे, यानी कि 4 घंटे, 3 या 4 घंटे वो बच्चा डेली पढ़ सकता है। अब ऐसे में अगर वो 4 घंटे नोट्स ही ढूंढने में लगा देगा, वो बुक खंगालने में लगा देगा, तो उनको वो कब पढ़ेगा, कब समझेगा। तो ऐसे में एक आप अपना बिल्कुल हाँ कि वो देख लीजिए कि हाँ सर हमको इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होना है, और उस पे कनेक्ट होके विश्वास करके आप उस टीचर पे विश्वास करके वहां पर क्या होगा, आपको कंटेंट मिलेगा वो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है सर। अब आप कोई भी टॉपिक ले लो कॉमर्स का, सर ये भी देखना होता है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, व्हाट नॉट टू स्टडी। क्योंकि 6 महीने में हमको सफलता हासिल करनी है, तो हमको ये 3 साल तक सिलेबस नहीं रगड़ना है। वही कि ये नहीं कि अब IMF आ गया, कोई भी टॉपिक आ गया कि नहीं यार अब तो इसको तो पूरा IMF कर लेते हैं, UPSC लेवल का कर लेते हैं। पेपर 1 में आया था पिछली बार, वो फिल्मों पे आ गए 2 क्वेश्चन। अब बच्चे बोले सर अब ये फिल्मों का भी देखना पड़ेगा। मैं कहा देखो बच्चों 50 में से ऐसे 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे को गुमराह करने के लिए आके छोड़ दो। हाँ बिल्कुल। इस पे अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तब इस पे आप इसके पीछे पड़ जाओगे तो बाकी छूट जाएगी, और वही हुआ, अगली बार वो आए नहीं, बिल्कुल इस बार आए नहीं। तो फिर हाँ, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें फिर क्या है कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जैसे उत्कर्ष का प्लेटफॉर्म है, तो अगर ये प्लेटफॉर्म आपको मिल गया तो यहाँ पे टीचर आपको वो चीज परोसेगा जो पढ़नी है, जो करना है आपको। तो आपको नोट्स मिलेंगे बायलैंग्वेज, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, जो आपको दे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। आपको PYQs
2012 से लेके 2025 तक के टीचर्स आपको PYQs प्रोवाइड कराएंगे। PYQs का टेस्ट भी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी है, बिल्कुल भाग दौड़। हाँ, तो उनके लिए तो जो अपने बिजी है, वर्किंग है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो घर के काम कर रहे हैं या फिर कहीं ऑफिस में कर रहे हैं, उनके लिए तो एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसपे वो पूरा विश्वास करके कि हाँ यार बिल्कुल। तो ये मेरी अपनी है। सर जैसे जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कई बार मैं मिलता रहता हूँ, तो यूपीएससी की फुल फॉर्म उन्होंने अलग निकाल दी है। अच्छा, क्या निकाली? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉमन है, तो उन्होंने बोला अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। आप देखेंगे कि लाखों में स्टूडेंट हैं, 4 से 5 साल निकल गई, बट ऑप्शनल तो उन्होंने पढ़ा है ना सर। उस ऑप्शनल के अभी एक पॉलिटिकल साइंस की मेरे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, तो उन्होंने बोला कि सर मैंने पेपर 1 की तैयारी नहीं की है, ना पेपर 2 की तैयारी की है, मैंने ऑप्शनल पढ़ा है, और उनका नेट क्वालिफाई हो गया। वो बीच में जैसे वो अगर आप खाली पेपर नोट्स के लिए ऐसे गाइडेंस लेते रहते थे। ऑप्शनल लेवल पे तैयारी किया, यूपीएससी की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। यूपीएससी में सीसेट भी आता है, सीसेट भी आता है, तो उससे पेपर 1 भी आपका क्लियर हो गया। तो इसलिए कोई भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि भाई आप एक जैसे एसएससी में है या फिर यूपीएससी में है, तो एक सब्जेक्ट जिसमें आप मास्टर्स कर रहे हैं उसको आप पकड़ के रखिए, बहुत जरूरी है। जैसे मैं ये बोलता हूँ भाई मैं ज्योग्राफी का प्रोफेसर हूँ, ज्योग्राफी का एजुकेटर हूँ, तो मैंने इसमें एमएससी किया है वैसे, लेकिन एमए भी होता है। तो भाई भूगोल आपकी माँ है, एमए, तो उसको अपन माँ बोल सकते हैं। भाई आपका सब्जेक्ट माँ है, क्योंकि माँ जिस तरीके से आपको केयर करती है, भाई ज्योग्राफी ने मेरे को हर चीज़ एक मतलब एक नाम दिया है, और एक प्रोफेशन भी वही है कि भाई जिंदगी भर मैं ज्योग्राफी पढ़ा हूँ। तो एक सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, उसके बेस पे आप फर्स्ट ग्रेड आपके पास ऑप्शन है, यूजीसी है, पीएचडी आप करेंगे, और नेट होते ही आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज के कितने एग्जाम दे सकते हैं। तो दोनों चीज बैलेंस तो आपको करना होगा। तो इस तरीके से अपन बैलेंस। मैम आपका क्या ख्याल है इसमें, बताइएगा। सर बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। तो जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो सर हम साथ में स्टूडेंट्स जो है काफ़ी बार निराश हो जाते हैं कि यूजीसी नेट जो है अभी हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि हमारा सेट का जो एग्ज़ाम है आप वो भी दे सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स के लिए, और लेवल भी उसका यूजीसी नेट का तो हम काफ़ी हम देखते हैं इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी एक बार कर ली तो सेट आपके लिए काफी ज्यादा आसानी से निकल जाता है। सेट आसानी से निकल और जिस भी स्टेट से स्टूडेंट्स आपने सेट क्वालिफाई किया है, अगर वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट वैकेंसीज आ जाती है, सो दैट इज अ वन मोर गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब जस्ट बाय क्वालिफाइंग द सेट एग्जामिनेशन। तो यूजीसी नेट अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारा सिर्फ यूजीसी नेट की तैयारी नहीं हो रही है, सेट एग्जाम्स और हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी है, आपकी तैयारी जो है वो एक बड़े गोल के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि एक सर अधिकतर तो मैं अब हम सीधा बच्चे से जुड़ते हैं तो यूजीसी नेट से कनेक्ट होते हैं, लेकिन एक मेरी स्टूडेंट है अभी फिलहाल वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उससे मेरा कनेक्शन कैसे रहा है, उसको मैंने यूजी में भी पढ़ाया है, पीजी में भी पढ़ाया है और यूजीसी नेट में भी पढ़ाया है। तो वो एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे सर एक्सपीरियंस वाले, जैसे कई आता है कोई यूट्यूब पे आके कहता है मैंने 1 महीने में क्वालिफाई कर लिया, कोई कहता है मैंने 1.5 महीने में क्वालिफाई कर लिया। तो बच्चे को क्या एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि यार मैं भी आके अब 1.5 महीने में उखाड़ के नहीं मैं इसके पीछे का नहीं मैं 15 दिन में यूजीसी क्वालिफाई करें। हाँ मैं इसके पीछे का बताइए। हाँ तो मैंने इसके पीछे का सच पता लगाया। तो मेरी वो स्टूडेंट थी, मैंने उसका ही देखा क्योंकि मैं उसको यूजी में भी मैंने उसको पढ़ाया है, पीजी में भी पढ़ाया है और फिर यूजीसी नेट में भी पढ़ी है। तो मैंने उसका समझा कि उसने 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही नेट क्वालिफाई करा। उसके बाद यहाँ पे एक विद्युत विभाग की वैकेंसी आती है जिसमें कॉमर्स में जूनियर अकाउंटेंट बनते, वो क्लियर करा, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरपीएससी का था हमारे यहाँ पे वो भी क्लियर करा। और ये सिर्फ उसने हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये बच्चों को क्या है कंफ्यूजन, कोई आके बोलता है 1.5 महीने में कर लिया, अब उसकी हिस्ट्री तो देख ही नहीं रहे आप बच्चे की। हम तो टीचर है, हम तो ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा क्या है। वो लड़की 12th में मेरिट है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है यूजी में अपने, है ना, पीजी में उसकी रैंक है। वही योगेश्वर वाली बात सही हो गई कि अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर दो। तो सब्जेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग था ना, तो उसने पेपर 1 देखा और पेपर 1 देख के थोड़ा सा पेपर का पैटर्न देखा कि किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, पीवाईक्यूज क्या है, और उस बेस पे उसने क्वालिफाई करा, उसका जेआरएफ हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। तो
वो पीछे अगर बच्चे को समझना पड़ेगा। अब जैसे कोई बच्चा का कहता है कि सर मैं भी 1.5 महीने में निकल जाऊंगा, तो मैं उससे कहता हूँ कि आप पहले सिलेबस देख के ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के आप अपना लेवल पता कर लो कि यार आप कितने पानी में हो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट पता है। अगर आप सब्जेक्ट आपको लग रहा है यार हाँ सब्जेक्ट हमारा ऐसा है कि 100% पकड़ है, तो फिर 1.5 महीने में निकल जाएगा, क्योंकि पेपर 1 अनिल सर करा देंगे आपको, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है 1.5 महीने में नहीं कराऊंगा सर 4 महीने लूंगा पूरे। नहीं मतलब अगर फोकस हम उस पे करें, लास्ट में जैसे कोई बच्चा ले लेता है तो रिकॉर्डिंग वो देख सकता है, उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं। हाँ तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे मैं यही कंफ्यूजन क्लियर करने आया हूँ बच्चों की, कि हम क्लियर कर रहे हैं सब पूरी टीम, क्योंकि जो स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और वो ऐसी वीडियोस देखते हैं तो वो काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें बैकग्राउंड देखना है। जैसे सर यूपीएससी की अभी सर बात कर रहे थे, तो हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज यूपीएससी की भी देखते हैं कि 8 मंथ्स में यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? इतना वास्ट सिलेबस है, पॉसिबल ही नहीं है। बट उनका बैकग्राउंड देखोगे तो वो ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनीज में दे आर वर्किंग देयर and already they are meritorious students, right? And then they get that rank. तो वो बहुत जरूरी है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं दूसरा पॉइंट ये कि अब कई विद्यार्थी आके कहते हैं कि सर हमारी तो ना मेरिट है सर, ना हम गोल्ड मेडलिस्ट, हम तो सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं हम पीजी गए नहीं कॉलेज में, बहुत एवरेज। हाँ तो वो एवरेज ही है और हम सब भी एवरेज में से तो उनका ये है कि सर क्या हम कर लेंगे, क्या क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि देखो आप अपना लेवल पता लगा लो कि आपको टॉपिक कौन से आते हैं कौन से नहीं आते सिलेबस में से, और ये देखो कि अब तैयारी कितनी लंबी करनी है। अब ये तैयारी 6 महीने में भी हो सकती है, क्या पता आपको 2 अटेम्प्ट भी लग जाए, ऐसा नहीं है। आप मैं बस लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि ये एक सर इज द कीवर्ड। हाँ एक चीज सोच ली कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, मैं तो नेट पे भी नहीं रोकता, नेट जेआरएफ है ही नहीं, गोल ही नहीं है नेट जेआरएफ, मेरा मानना है। एक सीडी है, गोल असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप अपने 2-3 साल पैक कर दो कि अब 2-3 साल पढ़ना है। बिल्कुल सही बात। बस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को फाइनेंशियली या फिर जॉब की स्टेबिलिटी देखनी है ना, तो आप देखेंगे भाई इंडिया में, राजस्थान में, हर स्टेट में 10th पास क्वालिफिकेशन पे भी वैकेंसीज आती हैं, 12th पे भी आती हैं। आर्मी, नेवी, उसमें XYZ ये सब आप देखते हैं तो 12th बेस पे होती है, और ग्रेजुएशन लेवल पे तो बहुत सारी हैं। ठीक है, अगर आपको जॉब की स्टेबिलिटी ही आपको देखनी है तो आप इन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन यूजीसी नेट, सेट और जब PhD की आप सोच रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। हाँ, और ये पेशेंस आपको वो सीढ़ी तक पहुंचाएगा, आपको एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, आप स्कॉलर के लेवल पे, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हैं। और कई, जैसे कि मेरा जो फाइनल वाइवा था उसमें मेरे प्रोफेसर DU के थे, तो उनको अगले दिन चाइना जाना था, तो मेरा पहले दिन उन्होंने फाइनल वाइवा लिया, ऑनलाइन ले पाए वो। मैंने सोचा कि आएंगे तो दर्शन होंगे उनको। तो एक आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाकर ये आला एग्जाम में इतनी कैपेबिलिटी है यूजीसी नेट के में भी। और आप देखेंगे कि सेट का एग्जाम, जैसे अपन अभी डिस्कस कर रहे थे सर, तो एक जैसे आप देखेंगे कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, केरला में, छत्तीसगढ़ में, इन सब में सेट का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल अभी रिसेंट आने वाले टाइम में सर 2026 में। तो नेट नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जो टारगेट रखा है ना, लक्ष्य जब आपको बड़ा आपने रखा है, लक्ष्य कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, सेक्रीफाइस करना है। जॉब चाहिए तो आप छोटी उस क्वालिफिकेशन पे आप ले सकते हो, लेकिन आपने टारगेट बड़ा रखा है। आपके नाम के पहले एक सफिक्स लगेगा कि भाई डॉक्टरेट लगेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आपको डॉक्टरेट लगेगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ये एग्जाम आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस का हम एक दौर लेके आएंगे और पूरी की पूरी टीम उत्कर्ष की आपके साथ में है। तो ऐसा डिस्कशंस फ्यूचर में बहुत सारे आने वाले हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्कस कर रहे हैं ये बच्चों की प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, कनेक्ट है विद्यार्थियों से और उनकी समस्याओं को ही हमने इस मंच से आपके सामने समाधान रख रहे हैं। हम सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। तो आपका जैसे भी अगर आपको लग रहा हो कि जैसे डिस्कशंस तो और होने चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, बच्चों को इस डिस्कशन से बहुत फायदा मिलता है। हाँ लगातार हम उत्कर्ष की पूरी टीम लाती रहेगी। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको जो भी आपको लगा कुछ, हाँ किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपका, दोस्तों कमेंट जरूर करना, ये बात सही है। हाँ, और वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना, क्योंकि सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सबके कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पर, आप लोगों के सबके
जो इस वीडियो को सुनने वाले व्यक्ति ने क्या सीखा, क्या क्या चीजें थी जो लाइंस पिक की, इन सबको आप कमेंट के बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्द ही लेके आएंगे, ठीक है। डाउट्स और क्वेरीज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और फिर हम उसी पे जो है हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा। एंड लेट अस नो हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।